हेलो, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों को इस एकेडमी पे स्वागत है। इस एकेडमी पे हिंदी यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिंदी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और भी अदर्स स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की इस एकेडमी पे तैयारी करवाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस एकेडमी की छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और इस चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम अब इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कार्यक्रम चुनिए। पहला नंबर रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। बी नंबर में है कुंतक, आनंदवर्धन, रुय्यक, दंडी। सी नंबर में है आपका दंडी, आनंदवर्धन, रुय्यक, दंडी। इसमें डी नंबर तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ये मुझसे भूल हो गई है। चलिए कोई नहीं, यहाँ कर लेती हूँ। दंडी, फिर आनंदवर्धन, सॉरी कुंतक, फिर रुय्यक। बताइए इसका सही कर्म क्या है। पहले कौन आएंगे, कौन से आचार्य इसमें है? पहले इसमें सबसे पहले जो आचार्य आएंगे वो आपके दंडी है। दंडी का समय क्या है? दंडी का समय आपका 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं सदी को उत्तरार्ध समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ 7वीं सदी का ठीक है, ये दंडी का हो गया। आनंदवर्धन आपका 9वीं शती आएंगे। आनंदवर्धन आपके 9वीं शती। और कुंतक जो है आपके 10वीं 11वीं शती में आते हैं। ये किसी ने इन्हें 10वीं माना है तो किसी ने इन्हें 11वीं माना है। आपके फिर रुय्यक 12वीं है। ठीक है, आनंदवर्धन मैं यहाँ लिख देती हूँ साफ से। ठीक है, आप लोग इससे ना इसके क्रम के साथ साथ आप लोग इससे सन भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। ए नंबर में क्या लिखा है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बी नंबर है, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी नंबर है, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। प्लेटो को आप लोग पढ़े ही होंगे, उम्मीद करती हूँ। मास्टर्स में प्लेटो को पढ़ना ही पड़ता है पूरे विस्तार के साथ। आप लोग तो पढ़े होंगे इनके विचारों को। प्लेटो क्या थे, प्लेटो चलिए नहीं पढ़े, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में करके। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे और इनका मेन विचार क्या था, दैवीय प्रेरणा था। ये किसी भी काम को करते थे उसको दैवीय शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय से जोड़ कर वो करते थे। दूसरा उनका एक और चीज़ था कि वो कहते थे कि राजा जिस भी काल में आता है उसकी आज्ञा हमें ईश्वर की आज्ञा मानकर करना चाहिए। उनके अनुसार एक समर्थ कवि किसी सच, और इसका उत्तर इसीलिए ए नंबर बनेगा कि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर होता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, क्योंकि दैवी शक्ति को मानते थे। 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। बी नंबर में क्या है हमारा, साकेत, स्वप्न, पल्लव, आंसू। आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत, पल्लव, स्वप्न, आंसू, साकेत। कौन सा इसमें सही होगा, तो आपका सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अब बताइए इसका ईयर क्या क्या है, आप लोग बताइए। आंसू का समय सीमा है 1925। ठीक है, आंसू का समय सीमा क्या है, 1925। सॉरी, पल्लव की समय सीमा है 1928। स्वप्न का समय सीमा है 1929। साकेत का समय सीमा है 1931 है। ठीक है, साकेत में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ साकेत के सामने। ठीक है, 1931। ये तो आप लोग क्रम के अनुसार आप लोगों को मैंने सन बता दिया कि आंसू है 1925, पल्लव 28, स्वप्न 29 और साकेत 31। क्या आप लोग जानते हैं कि आंसू किसकी रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की, प्रसाद जी की। ठीक है, और पल्लव पंत की है।
एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ ये ठीक है। अब आप लोग का स्वप्न बताइएगा किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। साकेत गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये हो गया। बताइए, आंसू आंसू कब की है? 1925 जयशंकर प्रसाद की। पल्लव कब की है? 1928 सुमित्रा नंदन पंत की। स्वप्न किसकी है? वो रामनरेश त्रिपाठी 1929। साकेत 1931। मैथिली शरण गुप्त। आप लोग इसी के साथ क्लास के साथ ही याद करते चले, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चौथा नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों में उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, राग दरबारी, महाभूल, झूठा सच। तमस किसके साथ जाएगा? एक मिनट, पहले इसको क्लीन कर दो स्लाइड को, बहुत गंदा है ये स्लाइड, पिछले स्लाइड का आ गया इसको। ये स्लाइड क्लियर हो जाती है, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तमस हमारे, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि ये उपन्यास आया कब है। तमस, ठीक है। तमस आया कब है? 1973। ठीक है। राग दरबारी 1968। महाभोज 1979 है। झूठा सच 1958 टू 60। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। मैं साहनी लिख रही हूँ, चलो भीष्म लिख ही देती हूँ। ठीक है। राग दरबारी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तमस, राग दरबारी, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की है। ठीक है, और महाभोज किसकी है? मन्नू भंडारी की। पैसे हटा देती हूँ। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की है। महाभोज है मन्नू भंडारी की। ठीक है, और झूठा सच है यशपाल जी की। आप लोग इसके सन, लेखक और पात्र के नाम बताती हूँ, उससे भी आप लोग याद करते चलेंगे। इसके सही कई सारे आप लोगों को फ़ायदे मिल जाएंगे। तो चलिए, तमस में किसका है? रिचर्ड्स का। ठीक है। राग दरबारी रंगनाथ।
जैसे कि ज्योग्राफी के में रिवर्स बह रहे हैं, वहाँ भोज के जो मनु भंडारी जी की हैं तो वो शुक्ल बाबू, ठीक है। झूठा सच तारा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। मैंने तो ऊपर बता दिया है, तमस रिचर्ड। अब ए नंबर हम देखते हैं कहाँ है, ए का 3। और फिर आपका बी नंबर राग दरबारी रंगनाथ, महाभोज शुक्ल बाबू, झूठा सच तारा। ये किस में आ रहा है हमारा, तो हम देखते हैं सी नंबर हमारा ऑप्शन में आ रहा है। अच्छा, ये तो आप लोगों को हो गया। अब आप लोग फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि तमस कब आई है, 1973 में, और इसे 1975 में इसे पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और राग दरबारी 1968 में आया, जो आप लोगों के ये दोनों तमस और राग दरबारी ये दोनों ही आप लोगों के सिलेबस में है, इसे मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर। महाभोज 1979 महाभोज है, शुक्ल बाबू मनु भंडारी जी के हैं। और झूठा सच यशपाल तारा 1958 to 60, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे इसे अच्छे से। सॉरी। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति, ठीक है। क्या है? केशव, बिहारी दास, भूषण, सेनापति। तो केशव का समय सीमा क्या है, ये मैं जो बता रही हूँ ना, अभी जो बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आप लोगों को आयोग की ओर से कि आयोग ने क्या सही माना है। केशव का समय सीमा है 1555, ठीक है, केशव का टाइम है। और बिहारी का टाइम है, मैं यहाँ नहीं लिख करके मैं यहाँ लिख देती हूँ 155, और बिहारी का टाइम है 1559, और भूषण का टाइम है 1613, सेनापति का टाइम है 1589, ठीक है। केशव का समय है 1555, बिहारी का समय है 1559, और भूषण का समय है 1613, सेनापति का समय है 1589, ठीक है। ये आयोग की ओर से। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? ए। लेकिन इसका क्रम अगर देखा जाए तो किसका जा रहा है सही, आप लोग तो देख ही सकते होंगे। सेनापति पहले आएंगे भूषण से, है ना, भूषण से सेनापति पहले। एक मिनट मैं बताती हूँ उसका सही क्या है। केशव, फिर आपके आएंगे सेनापति, बिहारी, भूषण, ठीक है। 6ठे नंबर पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनका ये जो है ना, इनकी सारे आलोचक की आलोचना पुस्तक का नाम है। कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध का है, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है?
मैं जितना लिखा रही हूँ ना सन और वो ये पात्र वगैरह और लेखक के नाम ये सब इच्छा से याद करते चलेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कमाइनी पुनर्विचार आपका हो जाएगा मुक्ति बोध। ठीक है, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। कहाँ आपके नेमीचंद जैन? तीसरे नंबर पे। कमाइनी पुनर्विचार मुक्ति बोध। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की है। सी नंबर डायरेक्ट ऊपर जाएगा ये। और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा, ये आप लोग मास्टर्स में पढ़े ही होंगे। तो अब बताइए इसका क्रम क्या है? मैंने तो इसे बता दिया। कमाइनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध। अब इससे देखते हैं एक का दो कहाँ है। एक का दो हमारा ए नंबर पर है। बी का 3 अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। इतिहास और आलोचना। सी का 1 नामवर सिंह। डी प्रेमचंद और उनका युग। डी का 5 ए नंबर। ठीक है, सातवां नंबर गीत फरोश। गुलाबी शौक है इसमें। हाँ, गीत फरोश में कवि, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गीत फरोश ये किसकी रचना है ये बताइए तो आप लोग। गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। कभी पैसे के लिए गीत लिखता है। कभी ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। क्या कहना चाहता है इसमें? तो बी नंबर है। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने के लिए और बेचने के लिए कवि विवश है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी नंबर। आठवें नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आठवां नंबर? पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से विचारधाराओं और उनके संबंधों लेखकों से सुमेलित कीजिए। विचारधारा और लेखक: मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकता। मार्क्सवाद एंगल्स। ठीक है, मार्क्सवाद एंगल्स। ये आ रहा है एंगल्स हमारा 2 नंबर पे। अस्तित्ववाद हमारा काफ्का। मनोविश्लेषणवाद यूंग। उत्तराधुनिकतावाद, एक मिनट, यूंग और उत्तराधुनिकतावाद रोला बार्थ। डी का 3। ई का क्या होगा? यानी मार्क्सवाद का एंगल्स। ई का 2, बी का 1। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर में। तो हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं तो इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। मार्क्सवाद एंगल्स, अस्तित्ववाद का काफ्का, मनोविश्लेषणवाद का यूंग, उत्तराधुनिकता का रोला बार्थ। क्लियर? अब हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
वीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला जवानी, हिमाद्री तृण श्रृंग से। वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से जयशंकर प्रसाद। वीरों का हो बस कैसा हो बसंत, ये ए का 5। ए का 5 अब देखिए कहाँ है हमारा। पहले हम एक को पहले टारगेट करते हैं तो हमारा एक से ही बन जा रहा है काम, तो हम उसे लगा लेंगे। ये इतना मैं कर रही हूँ आप लोगों को ताकि रिवाइज होता रहे। वीरों का हो कैसा बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से जयशंकर प्रसाद। बढ़िया से आप लोग कर लेंगे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? फिर से पढ़िए इसे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। कैसे मिश्र वाक्य है? क्योंकि यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। किससे? यहाँ क्या लिखा है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। होत क्या ये? यहाँ पर ये की जो शब्द आ रहा है ये जोड़ रहा है, व्यापार की वृद्धि हो। ठीक है, तो ये दो शब्द को ये की जोड़ रहा है, यानी ये मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निर्देशक द्वारा यानी रीजन का प्रश्न है। क्या है हमारे असर्शन में? भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। यहाँ ता की जगह था हो गया। ठीक है, और रीजन में क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां नंबर, शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है। यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है, ये किसका होगा बताइए? कौन कौन से होंगे? सी नंबर। क्या है? सी और डी। सी और डी। बस ठीक है, ये दोनों हमारे सी और डी हमारे उत्तर हो रहे हैं। तो शास्त्रानुसार के अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से? 5 प्रकार हैं। आप लोग ये जानकर चलें, ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार में ये तो आप लोग जान गए, ये बिंदु बीज हैं। ठीक है, बिंदु बीज के अलावा क्या है? पताका, ठीक है, और परकरी, और हमारा तीसरा है कारी। तीसरा नहीं, ये हमारा अंतिम यानी 5वां कार्य। बिंदु, बीज, पताका, परकरी, कार्य।
ये शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर के पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कौन कौन से क्या क्या है कबीर के, तो हम देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या क्या है, ए और सी हम देखते हैं। ए और सी में क्या है, लोक और वेद के अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये कबीर का मानना है। और सी नंबर में सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार किया है। गुरु को उन्होंने बहुत ही ऊपर माना है और गुरु के बिना बताए हुए रास्ते को चलना वो दूभर समझते हैं। उन्हें लगता है कि गुरु के बिना कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है, वो ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता है। तो जब ईश्वर की उपासना नहीं कर पाएगा तो उसे ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए वो गुरु को बहुत ऊपर रखते हैं, इसलिए वो गुरु को कैसा एक ज्ञान रूपी प्रकाश मानते हैं। उसी प्रकाश में वो अपने पथ को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। और यह सच सही बात है कि गुरु जो होते हैं वो आपका पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, सही और गलत बताते हैं, आपको अंधेरा से रोशनी की तरफ बढ़ाते हैं। और लोक वेद का अनुसरण करने के कारण ये लोक को भी मतलब अपने ये से बहिष्कृत करते हैं और वेद को भी ये बहिष्कृत करते हैं। इसीलिए वो कहते भी हैं पढ़ी कागज भय, तो ये इस तरह का उनकी पंक्ति भी है। तो हमारा ए और सी कहाँ है, बी नंबर में हमारा ए और सी है। हमारा उत्तर क्या होगा, बी नंबर। हमारा इसका उत्तर होगा 13 नंबर का बी। ठीक है, ए और सी उत्तर होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, चौदह नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सी नहीं है? मैंने बोला कौन कौन सी नहीं है, बताइए। मगही इसमें नहीं है, मगही पूर्वी भाषा की ओर आती है। मगही के इधर कहाँ की भाषा है, पूर्वी भाषा है। ये कहाँ बोली जाती है, बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। और आपकी मगही जो है, मगही में मैथिली, भोजपुरी ये भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। और कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली ये तीनों आपके किस में आती हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली में आती हैं। ठीक है, ये भाषा तो भी अच्छा से कर लेंगे क्योंकि हम प्रत्येक ईयर 1-2 क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाता है। शब्द की जिस व्यक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी शुद्धा लक्षणा। इसमें कौन सी है? क्या प्रश्न फिर से पढ़ लेंगे हम लोग। शब्द के जिस व्यक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, जहाँ जो भी व्यक्ति की बातचीत हो रही है, जबकि व्यक्ति बोध नहीं हो रहा है, सांकेतिक हो रहा है, तो क्या होगा, वो अभिधा होगा। क्या होगा, अभिधा। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। असीमता मूलक की मार्च को किस साहित्यिक पत्रिका, एक मिनट क्या लिखा है यहाँ, कुछ गलत हो गया है, थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे आप। प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन नहीं, इनकरेक्ट है। असीमतामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? किसने संवर्धित किया? ए वर्तमान साहित्य, बी वागार्थ, सी हंस, डी दस्तावेज। तो इसमें आपका सी नंबर जो है सही है, वो अस्तित्वमूलक
वी मार्च को पेश करता है, ठीक है। सी नंबर, ठीक है। सत्रह नंबर हमारा प्रश्न क्या है? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये किस पात्र का है? ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों के सिलेबस में है। ये चंद्रगुप्त नाटक है, ये एक्चुअली नाटक से है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑफकोर्स ये बी नंबर होगा, चाणक्य साहब। चाणक्य इसके उत्तर होंगे, ठीक है। ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहते हैं भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, ठीक है। अब हम लोग अपने 18वें नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। क्या है? यहाँ मैच द कॉलम है, इस कॉलम को मिलाइए आप लोग। हाथ से मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द जूठन। हाथ से किसकी रचना है? रमणीका गुप्ता का। तो ए का 5 कहाँ हमारा? ए का 5 सी नंबर में हमारा ए का 5 मिल गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या ये सब में सही है। तो हाथ से रमणीका गुप्ता, और बी का 4 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यस राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव का, यानी शिकंजे का दर्द सी का 1 सुशीला टगोरे का है, और जूठन आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ये तो आप लोग पीजी में पढ़े ही होंगे, इसको अच्छा से याद कर लेंगे आप लोग, इसमें किसी तरह की कोई कोताही ना करें। अब हमारा ये 19 नंबर ये प्रश्न बहुत बड़ा है, ये भी कॉलम है हमारा। क्या है क्वेश्चन? ये कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं, उसको रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। कौन परी वो यह बानी हरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। बी नंबर गुलगुली गूल में गलीचा है, गुनगुन गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। सी नंबर सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान निजुद जुरिए में कुल जेना मुर्के। डी नंबर अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणानी, अधम व्यंजना रस विरस ऊटी कहत नवीन। ये इस वाले को देखकर तो आप लोग तो ज़रूर ही आप लोगों को डी नंबर पता ही चल गया होगा कि ये किसका है, क्योंकि ये आप लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डी का हमारा आंसर क्या होगा? 1 में हे क्या मैंने कर दिया। चलिए डी का मैं पहले ही मार लेती हूँ, ठीक है। ए का क्या होगा? पहले फिर से पढ़ लेते हैं। कौन परी या बानी अरी, नित निर्भरी गगरी ढरकावे। ये प्रताप सिंह की है, ठीक है, यानी प्रताप सिंह हमारा कहाँ है? ए का 4, ए का 4। बी का हमारा क्या होगा? क्या है? गुलगुल गुल में गलीचा है, तो इसका पद्माकर जी होंगे। पद्माकर कहाँ है? 2 नंबर पे।
और सी नंबर हमारा क्या है, सेवक सिपाही राजपूतन की, ये ठाकुर जी की है। ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा इसके भाषा से। अभिधा उत्तम काव्य है मध्यलक्षणहीन, इसका होगा आपका 1 नंबर। ठीक है, ये इस तरह से आपको मैच कर लेंगे। स्लाइड छोटा पड़ गया, प्रश्न बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया है। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कीने हूँ कोरी के जतन, अब कही काढ़े कौनू, धोमन मोहन रूप तू मिली, पानी में को लौनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। सी नंबर, कृष्ण की रूप शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना, तो इसका क्या सही होगा? बताइए इसका क्या सही होगा? इसका सही अर्थ होगा डी नंबर, यानी ए और बी। क्या होगा? ए और बी। ए और बी, ठीक है। हमारा स्लाइड यहाँ इन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये स्लाइड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से न्यू रोज़ लेकर आऊँ। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जुड़ें और इस पर व्यूज़ भी डालें आपको। और जो भी आपको इसमें दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसमें और भी कुछ ऐड करना हो, वैसे तो मैं इसमें और भी कई क्लासेस ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाए। अगर मैं नेट JRF के पेपर 2 की तैयारी करवा रही हूँ, यानी पेपर 2 की कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि पेपर 1 भी मैं करवाऊँ। ठीक है, ये पेपर 2 मैं करवा रही हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 1 भी करवाऊँ, पर ये अभी करवा नहीं रही हूँ, मैं करवाऊँगी ज़रूर। आप लोग भी बताएं कि और इसमें क्या क्या करवाना है, मैं इसमें और ऐड करती चली जाऊँगी। थैंक यू अगेन।